नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, जिनसे पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े सवालों पर बातचीत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि वो पटना विश्वविद्यालय को दुनिया के मैप पे ले जाने के लिए उनके पास क्या योजना और क्या कार्यक्रम है। मैं हूं राजीव रंजन नाग। शंभू जी, अभी फिलहाल आपके सामने वाइस चांसलर के तौर पे कैसी चुनौतियां हैं? देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे लगता है ये है कि पटना विश्वविद्यालय की जो पुरानी ग्लोरी है उसको कैसे वापस लाया जाए और उसको कंसोलिडेट करके आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अगर नटशेल में कहें तो ये सबसे अहम चुनौती है। बाकी सारे प्रोग्राम, सारी योजनाएं इसके भीतर इनबिल्ट हैं। तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं। बिल्कुल, लगभग 95 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जो देश के अन्य यूनिवर्सिटियों में 7वें नंबर पे है, एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। अभी भी बिहार से हायर एजुकेशन के लिए बच्चों का पलायन जारी है। उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे वो जाके मैंने जब स्टडी किया वहाँ पटना यूनिवर्सिटी का जो क्या ऑप्शंस हम वहाँ के बच्चों को दे रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन कि उसमें क्वालिटी कितनी है जो कुछ हम लोग दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि उस फ्रंट पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैंने सारे प्रिंसिपल्स की और सारे एचओडीज़ की हमने मीटिंग बुलाई और उनसे इस प्रॉब्लम पे डिस्कस किया कि भाई आखिर क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा बच्चे पटना से भाग के जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो इस पे क्यों नहीं सोचते हम लोग। और सिर्फ बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, बच्चों के साथ देखिए, एक बच्चा जाता है अगर वो पटना में स्टडी कर रहा है तो उसका काम 2-3 हज़ार रुपये महीने में वो सर्वाइव कर जाता है। वही बच्चा जब दिल्ली आता है, बंगलोर जाता है, चेन्नई जाता है, तो उसको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीने खर्च करने पड़ते हैं। तो ये पैसा भी बिहार से ही जा रहा है। तो बिहार से सिर्फ बच्चे नहीं जा रहे हैं, उनके साथ ये इकोनॉमिक इशू भी है, एजुकेशनल इशू तो है, लेकिन बिहार का पैसा बिहार में ही रहे, वहीं रोटेट करे, तो उससे इकॉनमी पे भी असर पड़ता है। वो पैसा बंगलोर और चेन्नई और दिल्ली जाए तो बिहार का ही पैसा है जो जा रहा है स्टूडेंट के मार्फत। ये पलायन क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के बारे में बाहर के राज्यों में आम धारणा ये है कि वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है? निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है अभी सेशन ऑन टाइम है, लेकिन इसके पहले काफ़ी लंबे समय तक सेशन समय से नहीं हो पा रहा था। एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नए ऑप्शंस स्टडी में, जो नए ऑप्शंस आ रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में, वो सारे ऑप्शंस यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो नई चीज़ें चल रही हैं, जो नई बातें आ रही हैं, जो नई ज्ञान की जो नई शाखाएं खुल रही हैं, वो अपडेटेड नहीं हैं हम लोग उस तौर पे हायर एजुकेशन में। बहुत सारे ऐसे नए सब्जेक्ट हैं जिन्हें पटना यूनिवर्सिटी में और बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी होना चाहिए, जो नहीं है। मुझे लगता है एक तो हमको ऑप्शन देना पड़ेगा, जो भी वेरियस ऑप्शन हैं इसके एजुकेशन के फील्ड में, बच्चों को नए ऑप्शंस भी देने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि उन ऑप्शंस को क्वालिटी के साथ, जो क्वालिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल रही, जेएनयू में मिल रही है या और दूसरी यूनिवर्सिटियों में मिल रही, लगभग वही ऑप्शन अगर हम वहाँ उपलब्ध करा देंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई कारण नहीं है कि बच्चे वहाँ से निकल के दिल्ली आएँ या दूसरी जगहों पे जाएं। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन है, वेल्थ ड्रेन है, सारा कुछ ड्रेन है। तो इस पे हम लोग सीरियस हैं और उसके लिए कुछ काम भी वहाँ शुरू किया है। अभी समय क्योंकि काफ़ी कम है, तुरंत बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों को बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगला जो हमारा सेशन होगा, अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा, उसमें हमने कहा है कि हम एक तो सेमेस्टर सिस्टम लागू करेंगे और सेमेस्टर सिस्टम के साथ ही जो करिकुलम है, जो सिलेबस हमारा सब्जेक्ट का, उसका रिवीजन होना चाहिए। सिंगल कैलेंडर ऑफ एग्जाम, पूरे देश में एक दिन ही एग्जाम हो। ठीक है, भौगोलिक कारणों से अलग अलग राज्यों में, जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन जो जमीनी स्टेट हैं वहाँ तो हम सिंगल कैलेंडर एग्जामिनेशन सिस्टम। निश्चित तौर पे देखिए,
सारे सेशंस लगभग जुलाई में शुरू होते हैं। उसके पहले मई जून तक सबके एग्जामिनेशन, इवेलुएशन, ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो एकेडमिक सेशन तो वही है, जब सेमेस्टर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो एक सेमेस्टर का जो भी इवेलुएशन है, एग्जामिनेशन है, असेसमेंट है, वो 6 महीने के भीतर उसी सेमेस्टर में हो जाएगा। जो मॉड्यूल्स हम उस सेमेस्टर में डाल रहे हैं वो उसी सेमेस्टर में इवेलुएट भी हो जाएंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम हो जाने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऑटो मोड में ही ख़त्म हो जाएंगी। क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा, क्योंकि टोटल एजुकेशन बजट का 1% भी हायर एजुकेशन क्षेत्र में नहीं जाता है। देखिए राजीव जी, जो भी बजट अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका सार्थक उपयोग करके हम इसमें इसी बजट में जो हमारे पास टीचर की स्ट्रेंथ है, इसी टीचर स्टाफ की स्ट्रेंथ में हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम सिलेबस रिवाइज करेंगे और हम सारी चीज़ें टाइम से करेंगे, तो सिलेबस अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप अपना टीचर अपडेट करेंगे, क्योंकि टीचर ही उसको डिलीवर करेगा, क्लास में वही पढ़ाएगा। तो अगर हम सिलेबस को रिवाइज कर देते हैं तो उसके लिए उसकी पूर्व शर्त ये है कि हम पहले अपने टीचर को अपग्रेड करें, उसका नॉलेज डोमेन इन्हेंस करें। तो अगर उसमें कुछ नई जानकारी आई है, कुछ नई समझदारी विकसित हुई है, कुछ नया, तो उसका एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो और जगहों पे नहीं जा पा रहा है, सेमिनार, सिम्पोजियम, नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे जब वो जाएगा, हम उसका भी ये करेंगे, हम उसकी भी ट्रेनिंग करेंगे। इनफैक्ट बच्चों के बीच उसको नए अप्रोच के साथ डालने से पहले उसकी स्किल इन्हांसमेंट, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग, ये ज़रूरी है। ये चीज़ हम उससे पहले करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू है कि अगर आप टीचर ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो क्या इस पर टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। मेरा ख्याल है कि जो टीचर लिखने पढ़ने के पेशे में आया है, इसको जिसने चुना है, जो ज्ञान के क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पे उसको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सोचना भी चाहिए। इनफैक्ट उसको डिमांड करना चाहिए। जैसे यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स कराती है, लेकिन वो जो रिफ्रेशर कोर्स है वो एक तरह से रिचुअल रूटीन बन के रह गया है। ज़्यादातर टीचर अपने प्रमोशन के लिए और इसके लिए उसको यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें हम अच्छे रिसोर्स पर्सन डालेंगे और उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम उस प्लेटफॉर्म को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और उस जैसे और दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी इंजेक्ट कर सकते हैं इस सिस्टम में। आपके यहाँ भी तभी बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी निश्चित तौर पर है। इसके लिए हमने वहाँ के शिक्षा विभाग से बात भी किया था। एक इंटरेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सारे वाइस चांसलर्स के साथ किया था। वो मैंने उसमें ये सवाल उठाया था कि देखिए, क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमको पर्याप्त मात्रा में जो शिक्षक है वो भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, उसकी एक मर्यादा होती, वो हमको चाहिए। तो आप उसके बारे में सोचिए। तो जो उनकी तरफ से एश्योरेंस मिला है, तो उन्होंने कहा कि तब तक आप एडहॉक तौर पे काम चला सकते हैं। जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको आप यूजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी उसका प्रोसेस भी हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, और जल्दी ही इसकी बहाली वगैरह की बात भी जैसा कि वो लोग बता रहे थे। क्योंकि यह समस्या सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिहार में जो अन्य यूनिवर्सिटी पूरे सारे बिहार में है। हमारे यहाँ भी जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके 40% पे हम लोग भी काम चला रहे हैं। तो उस कमी को, जो 60% की कमी है, काफ़ी हद तक हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को और एडहॉक टीचर को रोप इन करके करते हैं। वो एक तदर्थ व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन वो उसको पक्की व्यवस्था नहीं मानी जा सकती। पटना विश्वविद्यालय का एक आम चरित्र ये है कि वो एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाता है। देश के कई महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन वहाँ से पैदा हुए हैं, लेकिन बीते 20-25 वर्षों से ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाई जिसमें हम ये क्लेम कर सकें कि पटना यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर उस जमात को जन्म दिया है जिस जमात ने दुनिया और देश के हिस्सों में अपनी दखल कायम की है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज जो अनेक तरह की शिक्षा लेते हैं, उसी में राजनीति की भी शिक्षा लेते हैं, और ये उनका डेमोक्रेटिक राइट भी है, मैं इसको मना नहीं करता। लेकिन अब अभी इधर नहीं है, ये सही है। इधर बच्चों में मैंने जो देखा, एक तरह का
कुछ कहीं न कहीं कुछ हताशा का भाव भी बच्चों में, जो मैंने जिन बच्चों से चुनाव नहीं कराने को लेकर के या फिर नहीं, ना चुनाव का करियर को नहीं, लेकर के? टोटल ओवरऑल जैसे करियर ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, राजनीति कुछ लोगों का करियर हो सकती है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का करियर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, कुछ लोग नेता बन सकते हैं, सारे लोग नेता नहीं बन सकते, वो ऑप्शन बहुत छोटा ऑप्शन है। फिलहाल आपको वहाँ कमी क्या दिखती है जिसके कारण आपको लगता है कि बिल्कुल स्टैटिक स्थिति हो गई है, देखिए मुझे ठहराव आ गया है? मुझे लगता है कुछ तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, लेकिन अभी की जो ज़रूरतें हैं जैसे लैब्स हैं, लैब्स देनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिन नए सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उन नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। नहीं, मुझे बताया कि पटना यूनिवर्सिटी वाईफाई एनेबल भी नहीं है। नहीं है, वो हमने उसको कहा है। एक तो उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी जिस तरह से जैसे कैंपस यूनिवर्सिटी होती है उस तरह से क्लोज यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत खुली हुई यूनिवर्सिटी है। एनीबडी कम फ्रॉम एनी साइड, कोई भी कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी जा सकता है। वो जो कैंपस वाला एक कैरेक्टर होता है जैसे आपके यहाँ JNU में है या और बहुत सारे कॉलेजेज में है, लेकिन उसके लिए हमने कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है, तो इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क वाले उसमें हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो पूरी नेटवर्किंग हम करा रहे हैं, मतलब सारे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी से जोड़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज से जुड़ जाएगी, वाईफाई अनेबल्ड भी हो जाएगी। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह पटना विश्वविद्यालय को दुनिया के मैप पे कैसे लाएंगे और उनके सामने क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।